नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी किताब चल रही है। चैप्टर 6 है, उसकी चौथी वीडियो है और यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे जूट टेक्सटाइल से। इससे पहले तो हम लोग खत्म कर चुके थे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जूट टेक्सटाइल। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। रॉ जूट मतलब कि जब कॉटन रॉ पैदा होता था तो उसको बोला रॉ कॉटन, ठीक है। उससे आपने स्पिनिंग करके बना दिया यान। उसी तरीके से रॉ जूट मतलब कि जिस फॉर्म में जूट पैदा होता है। तो रॉ जूट की बात कर लीजिए चाहे जूट गुड्स की बात कर लीजिए, इंडिया उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और दुनिया भर में जो कंट्री सबसे ज्यादा जूट को एक्सपोर्ट करती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद अगर कोई कंट्री जूट को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है तो वो है इंडिया। ज्यादातर जो जूट है दोस्तों, वो वेस्ट बंगाल के जो बेसिन वाला इलाका है वहां पे इसके मिल्स प्रेजेंट है। ओके, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। खास बात दोस्तों ये है कि जो वेस्ट बंगाल के आसपास का इलाका है और जो अर्स्ट वाइल बांग्लादेश था, मतलब जो पहले पहले तो बना ईस्ट पाकिस्तान, फिर वो बना बांग्लादेश, उससे पहले तो पूरा का पूरा इंडिया एक ही था। तो ये जो हुगली बेसिन था, इसके आसपास जो जूट प्रोडक्शन एरिया बहुत भारी मात्रा में थे। अगर आप बात करो 1855 की, यानी आजादी से भी अगर हम 90 साल पीछे चले जाएं, तो पहली जूट मिल को स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता के पास रिशरा में 1855 में। पार्टीशन हुआ जब 1947 में, इंडिया पाकिस्तान बन गया, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां ज्यादातर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चला गया, लेकिन जो मिल्स थी वो इंडिया में रह गई। हालांकि वो अलग बात थी कि उन्होंने अपनी जूट मिल्स बाद में बना ली, क्योंकि ज्यादातर जो एरिया था जूट का वो उनके साइड चला गया था। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपने साइड पे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज को बनाना पड़ा। तो अगर बात की जाए कि ये जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं ये हुगली बेसिन के पास क्यों है, देखिए हुगली बेसिन के पास पानी की कोई कमी है नहीं। अभी जब पानी की कमी नहीं है तो पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी आप बहुत आराम से कर सकते हो। और जूट के प्रोसेसिंग में पानी का इस्तेमाल बहुत होता है। अभी जूट की प्रोसेसिंग कभी अलग ही वीडियो में बात करेंगे, बट जूट की प्रोसेसिंग में ओवरऑल जूट के प्रोडक्शन में पानी बहुत इस्तेमाल होता है। तो भाई ये जो वेस्ट बंगाल और हुगली बेसिन के आसपास का इलाका है, वहां पे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज। क्यों? ताकि मूवमेंट को हम फैसिलिटेट कर सकें। जब जूट को प्रोड्यूस कर दिया गया तो एंड मार्केट तक जूट्स को पहुंचाने के लिए रेलवेज चाहिए, रोडवेज चाहिए, वाटरवेज चाहिए, ताकि जो रॉ मटेरियल है जूट वाला वो बहुत जल्दी मिल्स तक पहुंच जाए। क्योंकि जो ग्राउंड पे जूट पैदा हो रहा है वो तो रॉ जूट है ना। रॉ जूट को भैया यूजेबल जूट में बदलने के लिए, जूट बैग्स में बदलने के लिए आपको मिल्स चाहिए। तो इस पैदा हुए रॉ जूट को मिल तक पहुंचाना पड़ेगा। अबेंडेंट वाटर चाहिए प्रोसेसिंग रॉ जूट के लिए। मैंने बताया ना कि रॉ जूट की प्रोसेसिंग में बहुत पानी इस्तेमाल होता है। और एक चीज जो बहुत आसानी से अवेलेबल है इस इलाके में, वो चीप लेबर। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का जो आम आदमी है उसको दिहाड़ी मजदूरी में 200-300 रुपए दे दो, वो खुशी खुशी जाके वहां पे काम करने लगता है। उसके साथ साथ जूट मिल्स को ओपन करने के लिए पैसा चाहिए। तो कोलकाता एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर बन के सामने आया। वहां पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी, हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है जूट गुड्स के लिए। ठीक है। अब बात की जाए कि जूट गुड्स की जो अच्छाइयां हैं, मतलब हमारे पास क्या क्या अच्छा है जूट इंडस्ट्री को लेकर, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जूट इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस भी बहुत है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत स्टिफ चैलेंजेस फेस कर रही है ये जूट की इंडस्ट्री। पहली बात तो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से इसका कंपटीशन हो गया। जूट के बहुत से अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जूट्स का प्रयोग रग्स बनाने में बहुत होता है, तो सिंथेटिक रग्स आने लगी हैं। ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे कि जूट का जो प्रयोग होता है वो जूट बैग्स बनाने के लिए किया जाता है, तो सिंथेटिक बैग्स भी बनने लगे हैं। तो मतलब जूट को जिस जिस चीज के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसके सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स निकल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम केवल जूट नहीं झेल रहा है, ये प्रॉब्लम कॉटन भी झेल रहा है, ये प्रॉब्लम सिल्क भी झेल रहा है। जो सिंथेटिक इनके अल्टरनेटिव्स हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं, ये उतने ही अच्छी हैं क्वालिटी में और उतने ही अपीलिंग है। तो उसके साथ साथ जूट इंडस्ट्री के सामने बहुत से और चैलेंजेस हैं। बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं इस फील्ड में। बांग्लादेश एक मेजर प्लेयर है जूट के मामले में, फिर ब्राजील भी एक प्लेयर है, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड। एक्चुअली बांग्लादेश तो मेजर प्लेयर होगा ही दोस्तों, क्योंकि आज़ादी के समय पे जितना ज़्यादा इंडिया एडवांटेज में था जूट की प्रोडक्शन को लेके, उतना ही बांग्लादेश भी एडवांटेज में था। और बांग्लादेश ने अपनी जूट की इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। आगे बात की जाए दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जूट की डिमांड है भी बहुत। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही, बहुत सारी राज्य की सरकारें भी पॉलिसी लेके आ गई हैं कि भैया पॉलिथीन को बैन करो। अभी पॉलिथीन बैन है तो पैकेजिंग के लिए जूट पैकेजिंग को बहुत हद तक प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जरूरी है कि भले ही
हम लोग जूट की इंटरनल डिमांड को बढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमको अपने जूट के एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करना है। तो भैया जो भी हमारे प्रोडक्ट का मार्केट है वो इंटरनल होने के साथ साथ एक्सटर्नल भी होना चाहिए। तो यूएसए, घाना, कनाडा, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनके मार्केट्स को भी टारगेट करना है। यहाँ पे हमको अपना जूट एक्सपोर्ट करना है। कहीं ना कहीं अगर हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना है तो इस तरीके की चीजों का एक्सपोर्ट करके ही हम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ग्लोबली एक कंसर्न है कि हमको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के प्रयोग को बढ़ाना है, और जूट प्रोडक्ट्स इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इसीलिए जूट प्रोडक्ट्स आज की डेट में बहुत बड़े अल्टरनेटिव बन के उभरे हैं और इनके एक्सपोर्ट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। फिर बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। देखिए दुनिया भर में अगर शुगर के प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया दूसरे नंबर पे दुनिया भर का सबसे बड़ा शुगर का प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। गुड़ और खंड सारी को हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। गुड़ में जो रॉ मटेरियल लगता है, शुगर में जो रॉ मटेरियल लगता है वो है भैया बल्की। बल्की क्यों? क्योंकि शुगर केन लगता है, बगास लगता है। बगास का बारे में सुना है दोस्तों आपने? अगर कभी आपने गन्ना देखा हो, ठीक है, तो गन्ने से जब पूरा का पूरा जूस निकाल लिया जाता है तो उसके बाद इस तरीके का कुछ रेजिड्यू निकलता है बाहर। इसको एक्चुअली में बगासे बोलते हैं। एंड बेसिकली दिस बगासे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू शुगर केन इंडस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि इस बगासे को फीड करके शुगर भी बनाई जाती है। तो मतलब शुगर केन जो है आपका, जो गन्ना पैदा होता है, उस गन्ने से बहुत सी चीजें बनती हैं। गुड़, खंडसारी, शुगर, ये सब बनता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गन्ना होता है ये बल्की होता है। तो दिस इज नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट। अगर बहुत लंबे समय के लिए आप गन्ने को ट्रांसपोर्ट करते हो, लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो ये जो हॉलेज है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, ये उसके सुक्रोज के कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रांसफर करोगे वैसे वैसे उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा, जो उसकी मिठास है वो कम होती जाएगी। अगर बात की जाए शुगर केन मिल्स की इंडिया में, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, यहां पे ज्यादातर मिल्स लोकेटेड है। 60% मिल शुगर इंडस्ट्री की कहां लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में। और ये जो इंडस्ट्री है ना शुगर प्रोडक्शन की, ये सीजनल है। देखिए ये जो गन्ने की क्रॉप होती है ना, ये एक ही बार होती है साल में। गन्ने की क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसमें पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गन्ने की क्रॉप को बाकी क्रॉप से उगने में थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है, और ये बल्की क्रॉप होती है। दूसरी बात, इसको साल में ज्यादातर केसेस में एक ही बार उगाया जाता है। जिस किसी एक रीजन में अगर ये उगाया जा रहा है, 2 बार इसको ना उगाने की एक वजह है, हम लोग शुगर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है। अभी आपने कुछ दिन पहले अगर न्यूज सुनी हो तो जो 2019-20 का जो स्टॉक था ना शुगर का, वही अभी खत्म नहीं हुआ है, और 2020-21 के स्टॉक की हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, आपको पता है ना कि जो आपकी समर क्रॉप है, ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग लगभग अभी होती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम पे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम पे बहुत सारी क्वांटिटी में शुगर केन हमारे पास आ जाएगा, उससे शुगर भी बन जाएगी। लेकिन पुराने साल की शुगर इस्तेमाल नहीं हुई, तो शुगर हमारे पास बहुत क्वांटिटी में है, तो ज्यादा शुगर की जरूरत होती नहीं है। इसलिए साल में ज्यादातर जगहों पे एक ही बार शुगर केन गन्ना उगाया जाता है। शुगर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम इतनी है, किसान इतना परेशान है, सरकार ने बहुत स्कीमें चला रखी। जैसे कि आपने एक स्कीम सुनी होगी, MIEQ कोटा स्कीम, फिर MAEQ कोटा स्कीम भी आई थी। MIEQ कोटा स्कीम का फुल फॉर्म है मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटास। MAEQ कोटा स्कीम का फुल फॉर्म है मैक्सिमम एडमिसिबल एक्सपोर्ट क्वांटिटी। अब आपको अगर इनके बारे में नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के बात यह कि सरकार कोशिश करती रहती है कि शुगर मिल्स को सपोर्ट मिलता रहे। शुगर मिल्स को सपोर्ट मिलता रहेगा, उनको पैसा मिलता रहेगा, तो वो जो शुगर केन के फार्मर्स हैं उनको भी पैसा देते रहेंगे। अभी रिसेंटली एक टेंडेंसी देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में बहुत भारी मात्रा में शुगर मिल्स मिलती थी। एक अभी इन मिल्स की टेंडेंसी निकल के आई है कि ये साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में रीलोकेट कर रहे हैं। बात यह है, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्दर्न इलाकों में जो भी शुगर प्रोड्यूस हो रही थी, उसका जो सुक्रोज कंटेंट था, जो शुगर कंटेंट था, और जो महाराष्ट्र और साउदर्न वेस्टर्न स्टेट्स में जो शुगर ग्रो कर रही है, उसका जो सुक्रोज कंटेंट है, तो जो सुक्रोज कंटेंट साउदर्न वेस्टर्न महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वो ज्यादा है, और यूपी बिहार में वो कम था। इसलिए भी जो भाई देखिए, सुक्रोज कंटेंट बहुत हद तक सॉइल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सॉइल है, और महाराष्ट्र और दूसरे साउदर्न स्टेट्स का जो सॉइल है, कहीं ना कहीं साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स वाला जो सॉइल है वो शुगर केन की प्रोडक्शन को सूट कर रहा है।
दूसरी बात, साउदर्न स्टेट्स में कूलर क्लाइमेट है। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र की बात करूं, अगर आप यूपी के क्लाइमेट को समर में महाराष्ट्र के क्लाइमेट में समर में से कंपेयर करोगे तो यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, महाराष्ट्र में इतनी गर्मी नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कोस्टल इफेक्ट भी आ जाता है। तो कंपेयर टू यूपी अगर आप बात करो तो महाराष्ट्र में जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम रहती है। तो उसके चलते शुगर का जो क्रशिंग सीजन है, इस शुगर केन के गन्ने को दबा के उससे जो शुगर निकालने का जो सीजन है, जैसे समय है, वो ज्यादा मिल जाता है। ठीक है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री बहुत एक्टिव है शुगर केन में। देखिए शुगर केन में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एफर्ट इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग गन्ना उगाएंगे, गन्ना उगाने के बाद उसको मिल तक लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव शुगर केन सेक्टर में प्रमोट किए गए। कोऑपरेटिव समझ रहे हैं ना दोस्तों, कि एक आदमी सब काम नहीं करेगा, काम 30 से 40 लोग मिल जाएंगे, वो सब लोग अपने एफर्ट्स को पूल करेंगे और अपने एफर्ट्स के साथ किसी एक चीज को बनाने की कोशिश करेंगे और बाद में प्रॉफिट अपने आप में बांट लेंगे। तो शुगर केन इंडस्ट्री की हमने प्रॉब्लम देख ली। सीजनल नेचर है इस इंडस्ट्री का। तो भैया जब शुगर केन गन्ना कट के आएगा उसके बाद ही आप चीनी पैदा करोगे। तो अगर आपको पूरे साल शुगर बनानी है तो आपको पूरे साल गन्ना काटना पड़ेगा। उसका मतलब नहीं, चूंकि इतनी डिमांड भी नहीं और एक ही बार गन्ना उगाया जाता है। एक और प्रॉब्लम है, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है ना शुगर केन का, हमारे यहाँ वो ओल्ड और इनएफिशिएंट है। हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे रिजल्ट एंड डेवलपमेंट हो, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडिया में एक प्रॉब्लम कॉमन है कि जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेसिटी है, वो हमेशा लिमिटेड रहती है। इसलिए हम बाकी देश से काफी हद तक पीछे रहते हैं। उसके बाद एक बार शुगर केन पैदा हो गया तो शुगर केन को लेके आपको फैक्ट्री तक पहुंचना है। अभी फैक्ट्री तक पहुंचना है तो भैया बल्कि ये शुगर केन कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। छोटा मोटा एक गन्ना, अभी आप मान लो 100 किलो गन्ना चढ़ा दो एक ट्रैक्टर में, इतना भारी हो जाएगा। तो डीलों में भी प्रॉब्लम है, कॉस्ट इन्वॉल्व है। मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ बगासे, यानी एक बार शुगर केन को क्रश करके आपने बगासे में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कुछ इस टाइप का उसको बना दिया, तो उसके बाद बगासे की यूटिलाइजेशन को भी मैक्सिमाइज करना है, इसको फेंकना नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट। तो ये तो हमने बात की शुगर इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? सिंपल, जहां पे मिनरल्स और मेटल्स को एज अ इनपुट, एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, इसको आप बोलोगे क्या? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यहां पे निकल के आती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द मोस्ट बेसिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री से जो भी चीज निकलेगी उसको दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैवी, मीडियम, लाइट, हर प्रकार की इंडस्ट्री से आयरन और स्टील इंडस्ट्री कनेक्टेड है। लोहे की और स्टील की मदद हर प्रकार की इंडस्ट्री को जरूरत है। आप कोई भी चीज बना लो, मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री को छोड़ दो, बाकी हर इंडस्ट्री में, इवन हेल्थ इंडस्ट्री में जो मशीन बनती है वो आयरन स्टील से बनती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाइए तो वो आयरन स्टील से। तो हर जगह भैया आपका आयरन और स्टील का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। ठीक है। एजुकेशन के फील्ड में भी अगर आपको स्कूल बनाना है तो आयरन स्टील लगेगा। एजुकेशन के फील्ड में भी अगर बच्चों को स्कूल तक लेके जाना है तो बस चाहिए, वो बस किससे बनी है? आयरन और स्टील से बनी है। तो भैया आयरन और स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट है, मशीनरी हर जगह इन्वॉल्व है, वहां पे आयरन स्टील लगता है। स्टील को बनाया जाता है किसके लिए? इंजीनियरिंग गुड्स स्टील से बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाए जाते हैं, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट और वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये सब स्टील से ही बनाया जाता है, आयरन से ही बनाया जाता है। लेकिन जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील है, ये अपने आप में ही एक मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन ये अपने आप में एक कंट्री के डेवलपमेंट का एक इंडेक्स है। जिसकी भी आयरन और स्टील डेवलपमेंट की कैपेसिटी ज्यादा है उसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे चाइना की बात कर लीजिए, चाइना सबसे ज्यादा स्टील बनाता है दुनिया भर का, इसलिए चाइना की इतनी पकड़ भी है। मतलब स्टील के सेक्टर में तो नो डाउट चाइना की पकड़ है। इनफैक्ट चाइना की स्टील पे इतनी तगड़ी पकड़ है कि चाइना स्टील को डंप करता है इंडिया में, इंडिया की स्टील मार्केट को तोड़ने के लिए। अगर आप बात करो आयरन और स्टील की, तो एक हैवी इंडस्ट्री है। यहां पे जो रॉ मटेरियल इनपुट जा रहे हैं वो भी हैवी है, और जो फिनिश गुड्स आउटपुट मटेरियल बन रहा है वो भी हैवी है। उसके बाद जो आउटपुट बन रहा है उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है और इनपुट के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है। तो भैया रॉ मटेरियल्स को आयरन स्टील इंडस्ट्री तक लेके आना है तो लॉजिस्टिक चार्जेस लगेंगे। बनने के बाद स्टील को मार्केट तक लेके जाना है तो भी रॉ मटेरियल के चार्जेस लगेंगे, क्योंकि स्टील और आयरन हल्का तो होता ही नहीं है। अब इनपुट में लगता क्या क्या है? स्टील को बनाने में पहले तो आपको डालना पड़ेगा आयरन और फिर डालना पड़ेगा कोकिंग कोल और फिर डालना पड़ेगा लाइमस्टोन। किस रेशियो में? 4:2:1 के रेशियो में। बाद में मैंगनीज और कुछ और मेटल्स लगते हैं स्टील को हार्डन करने में। अब बात की जाए कि स्टील के प्लांट को अगर आप लगा ही रहे हो तो उसको लोकेट कहां करोगे, कहां लगाओगे? तो उसको आपको लोकेट कुछ इस हिसाब से करना है कि जो भी एंड प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसको आप मार्केट तक पहुंचा सको। 2018 की बात की जाए
तो इंडिया ने 106.5 मिलियन टन 106.5 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन किया है। दुनिया भर के वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में इंडिया सेकंड पे, फर्स्ट पे ऑब्वियसली कौन होगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन कुछ इस प्रकार का दिखता है। इन सब चीजों के बारे में आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो दूसरे नंबर का स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। 2018 की बात की जाए तो इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है स्टील का वो है 70.9 केजी पर एनम। अगर आप दुनिया का एवरेज बैठाते हो तो वो निकल के आता है 224.5 केजी। इससे पता चलती है आपको इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्रूड स्टील ऑयल बोल गया मैं गलती से। क्रूड स्टील की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा कम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर बात की जाए कि इंडिया में टोटल कितना फिनिश स्टील प्रोड्यूस किया गया तो 2013-14 में 87.67 मेट्रिक टन्स, 2014-15 में 92.16 मेट्रिक टन्स, 15-16 में 91, 2016-17 में 101.3, 2017-18 में 86.69 मेट्रिक टन्स। इनफैक्ट 2016-17 से 2017-18 में कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिमांड गिरी है, इसीलिए ये कम हुआ है। जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं इनके बारे में देख लीजिए क्या होते हैं ये। देखिए मेजर और मिनी स्टील प्लांट्स में यही फर्क है। मिनी स्टील प्लांट्स में जो स्टील बनाया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का होता है। तो अगर माइल्ड स्टील बनाना है या अलॉय स्टील बनाना है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का तो मिनी स्टील प्लांट बनाया जाएगा। मिनी स्टील प्लांट में छोटी मोटी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस भी होती हैं, स्टील स्क्रैप का, स्पॉन्ज आयरन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। मिनी स्टील प्लांट और मेजर स्टील प्लांट में फर्क यही है, मेजर स्टील प्लांट में पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है ना आपको, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यहां से यहां, ये सब प्रोसेस में थोड़ी देर में समझाता हूं, ये पूरा होता है। कुछ हद तक आपका मिनी स्टील प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होता है, बट मिनी स्टील प्लांट्स में प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाता है, क्योंकि मिनी स्टील प्लांट्स में एक स्पेसिफिक प्रकार के ग्रेड के स्टील को बनाया जाता है, जो कि मेजर स्टील प्लांट में आप पूरा नहीं कर सकते। अगली वीडियो में इस चीज को मैं टेकअप करूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मैं छोड़ रहा हूं पढ़ाते वक्त, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गुड बाय।